हाँ जी, देखो एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, एक टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक, बट किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश माइंड से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और उससे पहले मुझे मार्क्स बता दो जो जो नए नए बच्चे हैं आज, जिनकी पहली क्लास है। बेटा कुणाल कितने मार्क्स आए बेटा फाउंडेशन में? 208, गुड। हाँ बेटा हैं 206, बहुत बढ़िया। रिशु पेपर कब दोगे बेटा आप? जून वाले दोगे? अच्छा सेकंड ग्रुप दे रहे हो आप पहले, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, देखो टॉपिक का नाम है अपना बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। देखो दो वर्ड यूज हुए हैं इसके अंदर, क्या क्या? एक तो है बजट और एक है बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले आप लोग ही मुझे बताओ, बजट वर्ड से आप क्या समझते हो? बजट वर्ड से एनी आइडिया? हाँ जी बेटा, बजट का मतलब क्या समझते हो? ठीक है, पूरे साल के देखो जरूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर सकते हो, मंथली, डेली, वीकली, किसी के लिए भी कर सकते हो। कुछ एडिशन करना चाहोगे इसमें? इन्होंने कहा कि भाई खर्चे हम उसमें देखते हैं कि भाई क्या हमें खर्चे करने चाहिए या क्या खर्चे होंगे, इसमें कुछ एडिशन करना चाहोगे? हाँ जी बेटा कुणाल, एनी आइडिया? भाई बजट का मतलब मेरे सामने आया कि भाई क्या खर्चे करेंगे या करने चाहिए अपने को, क्या खर्चे होंगे हमारे, दिस इज द बजट। क्या बजट मैं केवल और केवल खर्चों का बना सकता हूं? क्या मैं अपनी रेवेन्यू का बजट नहीं बना सकता? सर मैं अपनी रेवेन्यू का भी बजट बना सकता हूं। आप सबने सुना होगा अभी बजट आया था, 1 फेब को बजट आया था। अब जब बजट आता है तो नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं आपको ये तो बताते हैं कि भाई हम इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करेंगे, इस सेक्टर में इतना पैसा लगाएंगे, मतलब उन्होंने अपने खर्चे का तो बजट बताया ही है, लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू का भी तो बजट माइंड में लेके चलते हैं कि भाई हमारे पास इतना रेवेन्यू आएगा तो हम इतना खर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि बजट एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चों का ही बनाए, वो अपनी सेल्स, अपनी रेवेन्यू का भी बजट बना सकती है। तो वी कैन से सर बजट का सिंपल सा मतलब होता है एस्टिमेशन। बजट का सिंपल सा मतलब होता है एस्टिमेशन। अब वो एस्टिमेशन किसी भी चीज का हो सकता है। आप एस्टिमेट कर सकते हो कि सर मैं अगले महीने 5000 यूनिट्स बनाऊंगा, वो भी एक बजट है। अगले महीने मैं 5 लाख रुपए के खर्चे करूंगा, ये भी आपका एक बजट है। अगले महीने 6000 यूनिट मेरी सेल होगी, ये भी एक एस्टिमेशन है। उन यूनिट को बेच के 6 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये भी एक एस्टिमेशन है। अब ये जो एस्टिमेशन आप करते हो, आप ये जो बजट बना रहे हो, आप जो एस्टिमेशन कर रहे हो, नाउ माय क्वेश्चन इज क्यों कर रहे हो? एस्टिमेशन आप क्यों कर रहे हो? एनी आइडिया बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करती है, क्यों करती होगी? सर पता लगाने के लिए कि आगे फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस होंगे, हमारी कितनी इनकम हो सकती है। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसको पहले ही हम कुछ ऐसा करके उसको कंट्रोल कर पाए। मतलब हाँ ठीक है, आपने एक एस्टिमेशन कर लिया भाई इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरी इतनी कॉस्टिंग आएगी, तो अगर कोई लॉस होने के चांसेस हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो मैं वर्ड जस्ट जानना जो चाह रहा था, वो जानना चाह रहा था एक तरीके से कंट्रोल वर्ड। एक्चुअल में होता क्या है, जब तक हमारा कोई बजट नहीं होता तो हमारी जेब में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बजट बनाकर चलोगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करोगे कि भाई 5 लाख रुपए का अगर मुझे अगले महीने खर्च करना है, अब 5 लाख का अगर आपने ऑलरेडी एक एस्टिमेशन लिया हुआ है, आपके खर्चे नियर बाई 5 लाख रहेंगे। इट मे बी 4,90,000, इट मे बी सर 5,10,000, 5,15,000, बट 20 लाख तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर बजट ही नहीं होगा तो सर अगर पैसा जेब में है तो वो खर्च 20 लाख रुपए भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, आप शॉपिंग के लिए अगर जाते हो, माइंड में एक बजट लेकर जाते हो कि भाई हमें इतना खर्च करना है, तब तो ठीक है। अगर जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है और उसकी लिमिट है 5 लाख 10 लाख रुपए की, तो खर्चा बिना एस्टिमेशन के ज्यादा होने के पूरे चांसेस होते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बजट क्यों बनाती है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। तो जब हम बजट बनाकर उस बजट के बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज नॉन एज बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले तो हमने जस्ट अपना एक नॉर्मल सेंस में मीनिंग लेने की कोशिश करी है कि सर जो टॉपिक है अपना बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, वन इज बजट एंड वन इज बजटरी कंट्रोल। तो हम उसको नॉर्मल सेंस में किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बुकिश क्या लैंग्वेज है वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ये जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल का टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या वेटेज है, और इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज काफी हाई हो सकती है। मैं ये जो वेटेज आपको बताता हूं कभी भी, वो वेटेज मैं हमेशा लास्ट 20 पेपर्स के बेसिस पे बताता हूं। मतलब 10 ईयर्स में माइंड में लेकर चलता हूं कि लास्ट जो 20 पेपर्स हुए उसमें मिनिमम अगर मैं बात करूं तो किसी टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो प्रोफेशनल एग्जाम है, मिनिमम की मैं बात करूं ऐसा बहुत ही रेयर चांस है कि भाई 20 पेपर्स हुए और 20 के 20 पेपर्स में किसी चैप्टर में से क्वेश्चन देखा गया हो। नहीं, ऐसा नॉर्मली 99% आपको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि होता क्या है, 3 से 4 साल में नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट एक ने एक पेपर ऐसा जरूर बना देती है जो लीक से हटके आता है कि भाई नॉर्मली मैं कहता हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 5 साल में एक बार इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर जरूर डाल देता है जो कहता है कि इस बारी वो पूछ लो जो सारे के सारे अनइंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप छोड़ के तो कुछ भी नहीं जा सकते। लेकिन वेटेज टॉपिक की ज्यादा है कि कम है, उसका हमें आइडिया किससे लगाना है, हायर साइड को देखकर। हायर साइड में अगर मैं बात करूं 100 नंबर का अपना पेपर है, और 100 नंबर में से अगर एक सिंगल पेपर में 18 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो काफी हाई वेटेज है। मतलब चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराया था, जिन बच्चों ने भी मेरे साथ क्लास करी, मैंने 10 नंबर बोला हमेशा। क्यों? उसमें क्या हुआ, वो मई 18 में इंट्रोड्यूस हुआ, हर बारी 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसकी वेटेज हमारी 10 नंबर की थी। 10 नंबर भी कम नहीं होते, बट 18 नंबर तो 10 से ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं क्लासेस के स्टार्टिंग में करवाऊं। उसके पीछे एक कारण होता है, कहीं ना कहीं मेरी जो मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब 2 महीने 2.5 महीने हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। भाई अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में होमवर्क भी दिया जाता है, आपको कर लेते हो जोश जोश में। 2-2.5 महीने बाद हम भी थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि भाई करा होगा बच्चे ने, होमवर्क नहीं करा होगा। आपको भी ये हो जाता है भाई इतने सारे सब्जेक्ट हो गए अब हमारे पास, अब हम हैंडल नहीं कर पा रहे जो भी है। तो स्टार्टिंग में अगर हम 60-70 नंबर के ऐसे चैप्टर कर ले जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कहूं कि भाई 20 में से 15 बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं हमेशा क्या करवाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 10 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर की वेटेज वाले, वो स्टार्टिंग में हमेशा पिक करता हूं। क्या क्या पढ़ना है अपने को इस 18 नंबर के लिए, तो इसमें देखो हमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर बजट क्या होता है। जनरल सेंस में मीनिंग ले लिया हमने, बुकिश भी देख लेंगे क्या है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो बजट बनाती है, मतलब एस्टिमेशन करती है, वैसे तो किसी भी चीज को लेकर एस्टिमेशन किया जा सकता है, बट सिलेबस को इन्फिनिट तो नहीं रखा जा सकता, उसको एक लिमिट में तो रखना पड़ेगा। तो हमें एक लिमिट दे दी गई कि भाई ये बजट आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की और कौन कौन से बजट बना सकती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बजट बना सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बजट बना सकती है। कुछ बच्चे सीएमए के भी है क्लास में, तो उनके लिए अगर मैं वेटेज की बात करूं 15 मार्क्स की वेटेज है बेटा। सीएमए में 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 नंबर की वेटेज है। इसके बाद रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल का परचेज बजट। ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई कितना बनाना है, उसके लिए मैं प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा। जितना बनाऊंगा उसके हिसाब से रॉ मटेरियल भी कंज्यूम होगा, तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा उसका भी एक बजट बना लेंगे।
इसके बाद अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है तो उसे रॉ मटेरियल खरीदना भी तो पड़ेगा, उसके लिए भी एक बजट बन जाएगा। जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो उसमें खर्चे लगेंगे, तो जो प्रोडक्शन करूंगा उसमें क्या खर्चे लगेंगे, उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट अलग से बन जाएगा। अब ये है प्रोडक्शन बजट, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। दोनों में माइनर सा फर्क क्या है, जब हम प्रोडक्शन बजट वर्ड यूज करते हैं तो ये केवल और केवल क्वांटिटी कंसीडर करता है। ये कहता है भाई कितनी यूनिट्स बनानी है अगले महीने। अब जितनी भी यूनिट्स बनानी है, से एग्जांपल 5000 यूनिट बनानी है, तो उसको बनाने में खर्चा क्या लगेगा, दिस इज द कॉस्ट बजट। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बजट बनाती है। फ्लेक्सिबल बजट में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है, मान लो मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन पे मैं 20,000 यूनिट बना सकता हूं, जरूरी तो नहीं है बनाऊं। अब मान लो मार्केट में डिमांड मेरे प्रोडक्ट की केवल और केवल नॉर्मली 10,000 यूनिट होती है, नॉर्मली 10,000 यूनिट होती है, तो सिंपल सी बात है 10,000 यूनिट तो सर मैं बनाता हूं, बट कहीं ना कहीं आप लोग इकोनॉमिक्स में देखते हो कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लेवल बढ़ता है, एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होती जाती है वो कम होती जाती है। उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है, भले ही मैं 10,000 यूनिट बनाऊं, भले ही 15,000 बनाऊं, भले ही 20,000। बिल्डिंग का जो रेंट देना है अगर 50,000 रुपए पर मंथ देना है तो सर 50,000 पर मंथ ही देना है, भले ही 10,000 यूनिट बनाऊं, भले ही 20,000 यूनिट बनाऊं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है कि चलो ठीक है मार्केट में डिमांड 10,000 यूनिट की है, लेकिन अगर मैं 10,000 की बजाय 12,000 बनाऊं, 15,000 बनाऊं, 20,000 बनाऊं, तो उस सिचुएशन में मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल पे, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे कॉस्ट कैलकुलेट करके देखती है कि सर इस लेवल पे मेरी क्या कॉस्ट होगी, इस लेवल पे क्या कॉस्ट होगी, तो दैट बजट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट। दैट बजट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट। बिल्कुल यश, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, पिछले चैप्टर का आप मान के चलो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा भाई जरूरी नहीं है खर्चों का ही बजट बनाऊं, मैं अपने रेवेन्यू का ही बजट बना सकता हूं, भाई कितनी यूनिट बेचूंगा, कितना पैसा वहां से मेरे पास आएगा। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, सेल्स बजट बना के देख सकती है। इसके अलावा अब अगेन वही कि सर इतना पैसा मेरे पास आएगा सेल से, ये मुझे खर्चे करने हैं। तो जैसा कि भी इन्होंने कहा कि सर कोई लॉस इन द सेंस मैं अगर कैश बजट में बात करूं तो आप एस्टिमेशन करते हो, मान लो कि सर 50 लाख रुपए आना है, लेकिन किसी वजह से एक्सपेंसेस मुझे 52 लाख रुपए के करने हैं, मतलब 2 लाख रुपए की डेफिशिएंसी मुझे देखने को मिलेगी। तो ये डेफिशिएंसी ना दिखाई दे तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्री प्लान कर सकती है कि भाई 2 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, 2 लाख रुपए का लोन लेंगे तो कैश की डेफिशिएंसी हमारी नहीं आएगी। या फिर कोई भी और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है कि भी कोई उनका पैसा कहीं इन्वेस्टेड है वहां से वो विड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी कैश की डेफिशिएंसी ना आए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा ये जो बजट्स होते हैं इन सबको मिलाकर अगर एक बजट बना लिया जाए, ये सारी चीजें एक साथ कहीं रिप्रेजेंट की जाए तो उसको बोला जाता है मास्टर बजट। जैसे नॉर्मली आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप सारी इनकम भी कंसीडर कर लेते हो, सारे खर्चे भी दिखा देते हो, तो उसमें क्या है सारी चीजें कवर्ड हो जाती है। तो अगर मैं यही सारी चीजें एस्टिमेट करके उनको एक जगह रख दूं तो वो क्या कहलाता है, मास्टर बजट कहलाता है। और मास्टर बजट इज नथिंग, आप देखोगे मास्टर बजट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बनाती है। बस फर्क क्या है, जो आप नॉर्मली फाइनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो एक्चुअल बेसिस पे बनाते हो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं बजट बेसिस पे, एस्टिमेशन बेसिस पे बना रहे होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें लेबर की जरूरत भी पड़ेगी, तो सर मैन पावर बजट, कितने वर्कर्स चाहिए, कितने घंटे वर्कर से काम कराना पड़ेगा, कितनी वेजेस पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके लिए अगर आप बजट बनाते हो तो दैट इज नॉन एज मैन पावर बजट। तो मेन ये बजट्स हैं हमारे यहां तक, ये प्रैक्टिकल बजट्स हैं एक तरीके से जिन पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद
कुछ थ्योरी पोर्शन भी है इसके अंदर। लाइक एक हमने देखा ऊपर यहां पे नाम फ्लेक्सिबल बजट, तो यहां पे हमें डिफरेंस बताया गया है एक बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस अभी बताऊं तो फ्लेक्सिबल मैंने क्या कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है 50% पे काम करूं तो कितना मेरा कॉस्ट आएगी, 60 पे करूं कितना, 15,000 यूनिट बनाऊं कितना, 20,000 बनाऊं कितना। ये क्या है, आप फ्लेक्सिबल हो कि भाई कितनी भी यूनिट पे आप कैलकुलेशन करके देख रहे हो। लेकिन मैंने आपको कहा था अभी एग्जांपल में कि नॉर्मली कंपनी 10,000 यूनिट बेचती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहे हम तो केवल और केवल एक सिंगल लेवल 10,000 यूनिट पे ही बजट बनाएंगे, हमें मतलब नहीं है 9,000 पे क्या आता है, 11,000 पे क्या आता है, 12,000 पे क्या आता है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही लेवल पे अपना बजट बना के देखती है और देखती है क्या मेरी कॉस्ट इनकर होगी, तो दैट इज नॉन एज फिक्स्ड बजट। दैट इज नॉन एज फिक्स्ड बजट कि वो हमेशा क्या करती है, एक सिंगल लेवल कंसीडर करके उसी पे बजट बना देती है। इसके बाद बजट मैनुअल होता है। मैनुअल वर्ड आपके लिए आई थिंक नया नहीं होना चाहिए। मैनुअल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें क्या लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बजट मैनुअल बना देती है, जिसमें लिख दिया जाता है कि ये बजट बनाने कैसे हैं। क्योंकि अदरवाइज नहीं बताया जाएगा तो होगा क्या, कोई भी किसी भी तरीके से बजट बना के दे देगा, लेकिन हमें तो उस बजट को यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का जो काम है वो तो मैनेजमेंट को करना है। अब मैनेजमेंट को बजट समझ में आएगा तभी तो वो फर्दर कंट्रोलिंग करेंगे, अदरवाइज कहां से करेंगे। तो उसके लिए क्या होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बता दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको ये बजट इस तरीके से बनाना है, ताकि मैनेजमेंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिख दिए जाते हैं, इस बजट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये बजट कौन बनाएगा, किसको रिपोर्टिंग करनी है, कब तक ये बजट सबमिट कर देना है, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होगी। और एक लास्ट आप थ्योरेटिकल बजट देखोगे, जीरो बेस बजटिंग, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज करती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, जीरो बेस बजटिंग जब फॉलो करती है तो पास्ट को कंसीडर नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है, हमेशा जब भी बजट बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए, हमेशा एक पास्ट को कंसीडर किया जाता है कि भाई लास्ट मंथ क्या हुआ, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ का बजट बना लेंगे। लेकिन जीरो बेस कहता है भाई हम जीरो बेस से बजट बनाएंगे, हम कोई भी पीछे का डेटा कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल और केवल फोरकास्टिंग करेंगे फॉर द फ्यूचर पीरियड बाय इग्नोरिंग कि पिछले महीने क्या हुआ था। फिर से पूरा एक तरीके से सर्वे किया जाएगा, पूरा एक तरीके से रिसर्च किया जाएगा भाई अगले महीने क्या होगा, और उसके लिए किसी भी तरीके से मैं कोई भी पास्ट डेटा कंसीडर नहीं करूंगा। तो उसको क्या नाम दे दिया गया, जीरो बेस, कि हम किसी भी बजट को बनाते हैं तो जीरो से बनाते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके से कोई पास्ट का डेटा कंसीडर नहीं करते। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। टॉपिक लग ज्यादा रहे हैं, ज्यादा है नहीं, वो सिंपल सिंपल से फॉर्मेट है। जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे आप कहोगे चैप्टर इजी है। देखो सबसे पहले एक दो मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉपी करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हमने बजट की बात करी, बजट का सिंपल मतलब हमने क्या डिस्कस किया सर, एस्टिमेशन। किसका, किसी भी चीज का हो सकता है। तो बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट का मीनिंग क्या है, ए बजट इज ए स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में बनते ही स्टेटमेंट है, या तो स्टेटमेंट या अकाउंट, दो ही चीजें हैं पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में, स्टेटमेंट और अकाउंट। तो बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है दैट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड प्रायर टू ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने कह दिया भाई बजट हम बनाएंगे अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए, तो सिंपल सी बात है एडवांस में आप बना रहे हो, तो प्रायर बना लेते हो, पहले बना लेते हो टू ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अगले महीने के लिए भी हो सकता है तो अगले साल के लिए भी हो सकता है। इट मींस दैट बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर, बजट हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है। एंड पास्ट के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है। बजट हम हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं। हाँ, पास्ट का डेटा कंसीडर करना हो टू एस्टिमेट द फ्यूचर आप कर सकते हो, एक्सेप्ट जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग को छोड़कर, वो भी वैसे भी थ्योरेटिकल है, उसको एक बार भूल जाते हैं, वो लास्ट में देखने को मिलेगा।
बाकी यू कैन से सर अगर मुझे ये देखना है कि अगले महीने कितना प्रोडक्शन करूंगा, तो कहीं ना कहीं बेटर है कि इस महीने या पिछले महीने का एक मैं देख लेता हूं एस्टिमेशन कि इस महीने या पिछले महीने कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन किया, उसके बेसिस पे अगले महीने के लिए प्रोडक्शन कर लेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड आइदर इन क्वांटिटेटिव डिटेल्स और मॉनिटरी डिटेल्स और बोथ। सिंपल सी मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर प्रोडक्शन बजट जो है वो केवल क्वांटिटी में बनाते हैं, तो आप क्वांटिटेटिव बना रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कैश बजट क्वांटिटी में बन जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है? सर कैश बजट क्वांटिटी में कैसे बना लोगे, वो तो मॉनिटरी टर्म्स में ही बनेगा। तो सर ये मॉनिटरी टर्म में बनेगा। लेकिन ये सेल्स जो बजट है ये तो आप दोनों में बना सकते हो, क्योंकि देखो प्रोडक्शन बजट अलग है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट अलग है, लेकिन सेल्स बजट तो एक सिंगल ही है। तो मैं सेल्स को तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सर अगले महीने 10,000 यूनिट सेल होगी, 10,000 यूनिट सेल होगी, क्वांटिटी टर्म में बोल दिया। सर अगले महीने 5 लाख रुपए की सेल होगी, मॉनिटरी टर्म में बोल दिया। मतलब सेल्स बजट दोनों तरीके से बन सकता है। तो कुछ बजट इसमें से केवल क्वांटिटी में बनेंगे, कुछ बजट इसमें केवल और केवल मॉनिटरी टर्म्स में बनेंगे, और कुछ बजट दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो वो तो जैसे जैसे हम एक एक बजट देखेंगे हम आइडिया लेते रहेंगे कौन सा बजट किस टर्म में बनता है। तो सिंपल बजट की डेफिनेशन क्या हुई? सर एक स्टेटमेंट है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, इन एडवांस बना लिया जाता है। इट मे बी इन क्वांटिटी, इट मे बी इन मॉनिटरी टर्म्स, इट मे बी इन बोथ। लैंग्वेज एज इट इज लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको जस्ट माइंड में पॉइंट सेट करने हैं कि भाई ये पॉइंट है, अपने को एग्जाम में रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों की नई क्लास है उनको बता देता हूं, अपने पेपर में 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। 96 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल शॉर्ट कर सकते हो। वहां पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, वैसे 24 नंबर की थ्योरी आती है, 24 मार्क्स की थ्योरी आती है। 20 मार्क्स की जो थ्योरी है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। 20 मार्क्स की थ्योरी बिल्कुल ऑप्शनल है। एक्चुअल में अपने को 120 में से 100 का अटेम्प्ट करना है पेपर, जिसमें से 20 मार्क्स की थ्योरी ऑप्शनल है। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता तो आप प्रैक्टिकल को छोड़ के थ्योरी पे जा सकते हो, बट मेरा कभी सजेशन नहीं होता कि आप प्रैक्टिकल छोड़ के थ्योरी पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वो प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल छोड़ के जाओगे तो रिस्क बढ़ गई। क्यों? अगर वो कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया जो मैं छोड़ के गया, नुकसान हो गया। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, 20 नंबर का तो चलो ऑप्शनल हो गया। 4 नंबर की जो थ्योरी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अगर मैं पीछे के कुछ ही पेपर्स देखूं, लाइक ज्यादा नहीं 7 से 8 पेपर देखता हूं, तो 7 से 8 पेपर में 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आया। बाकी 5 से 6 बार ही देखा गया कि वो 4 नंबर का भी थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल डाल दिया। कहीं ना कहीं मतलब आप 4 नंबर की जो रिस्क है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हो। बाकी 96 तो 100% श्योर है भाई पेपर प्रैक्टिकल हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 नंबर थ्योरी अपने को अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। तो थ्योरी जो पोर्शन है मैं ये सजेस्ट करता हूं लिमिटेड थ्योरी पढ़ के जानी चाहिए अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो जितना पढ़ सको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तो नॉलेज भी लो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करो। बट एग्जाम से जस्ट पहले जब रिवीजन की बात आती है, थ्योरी पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अपने को उस टाइम पे क्या करनी चाहिए, सिंपल मैं बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है थ्योरी क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पीछे 5 से 7 सालों में मैक्सिमम, बहुत ज्यादा करते हो तो पीछे 10 सालों में जो थ्योरी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेने चाहिए। आपको उसी में से कोई ना कोई थ्योरी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा। दीपिका का एक क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले एस्टिमेटेड बेसिस पे, फिर एक्चुअल बेसिस पे, देन टैक्स के लिए। बेटा देखो ये अलग अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बेटा देखो टैक्स के लिए तो अपने यहाँ पे कॉस्टिंग में एज सच कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे कॉस्टिंग में ये तो देखना ही नहीं है भाई हमने क्या कमाया, इनकम क्या है, क्या टैक्स पे करना है इनकम पे, वो सारी चीजें तो है ही नहीं। हाँ, हम यहाँ पे 2 तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं, एक एस्टिमेशन बेसिस पे, देन एक्चुअल बेसिस पे, फॉर कंपैरिजन पर्पस ओनली। एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह न्यूज़पेपर में शायद देखे हो या सुने हो कि प्रिंट हुए, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई एक कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बजट बना के इस न्यूज़पेपर में प्रेजेंट किया है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल के लिए मेंटेन करती है, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट वगैरह है, वो आपको शेयर होल्डर के सामने रिप्रेजेंट करने हैं। और शेयर होल्डर आपके वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से आपको वो न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करने होते हैं। तो इनका सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि क्या टैक्स के लिए बनाते हैं? नहीं, टैक्स वगैरह की बेटा अपने सब्जेक्ट में कोई रेलेवेंसी नहीं देखने को मिलेगी आपको। आप केवल और केवल कंपैरिजन पर्पस के लिए यहां पे स्टेटमेंट बना सकते हो। डन है। बजट की डेफिनेशन में कोई डाउट? अभी कॉपी करवाऊंगा मैं, टाइम दूंगा। हो गया, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सारे साथ के साथ नहीं करते मोस्टली। बजटरी कंट्रोल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि भाई बजट बना के उसके बेसिस पे कंट्रोल करना। अब इसकी बुकिश क्या डेफिनेशन है, देखो बजटरी कंट्रोल क्या है। बजटरी कंट्रोल एक तरीका है किस चीज का? सर, कंट्रोल करने का। अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन वेज द एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द बजटेड रिजल्ट। पहले बजट बना लो अपना। अब अगर केवल बजट बना के छोड़ दूं तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, जब तक कि उसको एक्चुअल में कंपेयर ना किया जाए कि भाई टारगेट तो ये था, एक्चुअल में ये हुआ, तो हम फाइंड आउट कर सकें कि भाई अगर हमारी कोई गलती रह गई तो हम उसको फ्यूचर में सही करने की कोशिश करें। अगर मैं केवल बजट बना के छोड़ दूं तो सर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक उसको किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए। भाई आप एक दिन में 2 क्वेश्चन करके खुश हो जाते हो। आप एक दिन में 2 क्वेश्चन करें और आपने कहा आज मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए। वो 2 क्वेश्चन आपके लेवल पे सही है कि नहीं है वो तब पता चलेगा आप जब दूसरे स्टूडेंट से उसको कंपेयर करोगे कि भाई अच्छा दूसरा बच्चा 4 क्वेश्चन कर लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी एफिशिएंसी क्या है? डाउन है। अगर दूसरा एक ही कर पाता है मतलब मैं बेटर पोजीशन में हूं कहीं ना कहीं। तो बस वही बात यहां पे है कि जब तक मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा मुझे नहीं पता चलेगा भाई मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। तो बजटरी कंट्रोल का एक तरीका है किस चीज का? सर, बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन में बी टेकन विद रिगार्ड टू एनी डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंसेस जो है वहां पे, उसमें हम जो भी एक्शन लेना है ले सकें बिटवीन द टू। तो बजटरी कंट्रोल बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है यहां पे। यू कैन से सर एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाएगी, एक्चुअल के साथ कंपेयर करेगी। क्यों करेगी? सर ताकि उसमें कोई भी डेविएशन है तो हम फ्यूचर के लिए क्या कर सकें, उसमें एक्शन ले सकें। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी डेविएशन है, मान लो आपका टारगेट था कि भाई 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, एक्चुअल में 11 रुपए की कॉस्ट आ गई, मतलब यू कैन से सर 1 रुपए की जो कॉस्ट है वो नेगेटिव साइड में आ गई, 1 रुपए का अपना नुकसान है। अब मैं कहूं भाई 1 रुपए का नुकसान क्यों है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इसके रीजन फाइंड आउट करेगी। अब इसके रीजन फाइंड आउट करेगी। अब इसके पीछे मान लो मैं कहता हूं इसके पीछे कारण यह है कि पहले इस पे जीएसटी नहीं लगता था, अब इस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया 10% का, जिसकी वजह से क्या हुआ? 1 रुपये जीएसटी की कॉस्ट बढ़ गई। क्या ऑर्गेनाइजेशन में किसी की गलती है इसके पीछे? सर आंसर इज नो। जीएसटी बढ़ गया, पे करना पड़ेगा। इवन मुझे नहीं, पूरी इंडस्ट्री को पे करना है, सिंपल सी बात है। तो इसमें तो किसी तरीके की मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। बस करना क्या है, नेक्स्ट टाइम जब बजट बनाओ 10 मत रखना, 11 का रखना सर, क्योंकि हम इस 1 रुपए को रोक तो इन एनी सेंस सकते नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि सर 10 रुपए की कॉस्ट एस्टिमेट किया था, 11 रुपए की कॉस्ट आ गई, इसके पीछे कारण क्या रहा? कारण थोड़ा सा हमारी प्लानिंग में गड़बड़ ये थी कि प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें बोला मटेरियल खरीद के दो, और हमने टाइमली उस मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस नहीं करा, इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस किया, जिसकी वजह से मुझे मार्केट से 1 रुपए मटेरियल महंगा मिला। तो क्या मैं अगले महीने में 11 रुपए के बजट के हिसाब से चलूं? नहीं सर, जिस पर्सन की गलती है उन पे कोई भी पेनल्टी वगैरह लगानी है वो तो लगा दो। इसके अलावा
प्लानिंग ये होनी चाहिए अगली बार मटेरियल जो है वो हम थोड़ा इन एडवांस परचेज करके चलेंगे ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव रेट पे मटेरियल मार्केट से परचेज कर सकें। मतलब कहने का केवल ये है सर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे सेकंड वाली सिचुएशन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन में आपको फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को रिवाइज करना पड़ सकता है। क्यों ज्यादा बना के चलेगा? अब ज्यादा बना के चलेगा तो खुला खर्चा करूंगा, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। भाई मुझे 2000 रुपए का माल खरीदना है, मैं बजट लेके चल रहा हूं 3000 का, तो 2000 में थोड़ी ना लाएगा, फिर 3000 में लेके आएगा, है नुकसान होगा। आप अगर बजट ज्यादा का लेके चलोगे वो तो मतलब टोटली आपको नुकसान इन एनी केस होना ही होना है। कंपनी तो चाहती है कम से कम कॉस्ट। इवन तू ये बोले ना कि सर 2000 का खर्चा आपको लग रहा है ना, 1999 आप बजट लेके चलो, लेकिन बात यहां पे भी गलत हो जाती है। एज ए प्रैक्टिकली मैं सोचूं भाई आपको मार्केट से कोई 2000 रुपए की चीज लेकर आनी है, आप 1999 रुपए जेब में लेके जाओगे, भाई वो बात अलग है कि सामने वाला आपको 1999 में आइटम दे देगा शायद, लेकिन मैं उस चीज को थोड़ी ना सोचूंगा, बार्गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना मैं सोच के जाऊंगा। मैं अगर 1999 लेके जाऊंगा 1 रुपए के लिए आपको घर पे वापस खाली आना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इस तरीके से प्लान करती है कि भाई जितने भी फैक्टर मेरे बजट को इंपैक्ट करते हैं वो सारे कंसीडर करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बजट बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो 100% एक्यूरेट होना तो है नहीं, क्यों? फ्यूचर को कोई भी पर्सन 100% एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई मैं बजट ज्यादा का लेकर चलूं, इन एनी केस नहीं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप ज्यादा का बजट लेके चलोगे तो आप मैनेजमेंट लेवल पे रहने के लायक नहीं हो, मैं तो ये कहूंगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अपने को ये बात नहीं सोचनी। आप अगर ज्यादा का बजट लेके चलोगे 100% श्योर हूं मैं आपको नुकसान होगा ही होगा। आगे बढ़ने से पहले, दैट इज टाइप ऑफ बजट जानने से पहले, क्योंकि यहां से हमारा एक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग पुट कर लो। जिन्होंने कॉपी किया है साथ के साथ वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है हेडिंग पुट करो। चैप्टर का नाम सबसे पहले बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ब्रैकेट में वेटेज लिख लो इसकी 0 to 18 मार्क्स, 0 to 18 मार्क्स, 0 to 18 मार्क्स। ब्रैकेट में लिख लो POT। POT का मतलब क्या है? P का मतलब है प्रैक्टिकल, T का मतलब है थ्योरी। कुछ चैप्टर स्पेसिफिक आएंगे, जैसे जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट मेरे साथ किया है मैंने P लिखवाया है केवल वहां पे, क्योंकि केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन आता ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। लेकिन इसमें अगर मैं कहूं जो लास्ट के 2 टॉपिक है बजट मैनुअल और जीरो बेस बस्टिंग, आप अगर पीछे के पेपर्स उठा के देखोगे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बजट मैनुअल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीरो बेस बस्टिंग। है वेटेज CMA वालों के लिए 15 नंबर तक की वेटेज रहती है बेटा, और CA वालों के लिए 18 नंबर तक की वेटेज के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। P का मतलब प्रैक्टिकल, T का मतलब थ्योरी। हर चैप्टर में मैं बताऊंगा। इसके बाद हेडिंग पुट कर लो टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स आपने कॉपी करने हैं। इस टॉपिक्स की जो लिस्ट है, इसको लिखने का बेनिफिट क्या होता है, हम जब रिवीजन करते हैं तब कहीं ना कहीं इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हो। भाई जैसे बजट की डेफिनेशन है, मुझे आगे जाके रिवाइज करने की क्या जरूरत है कि बजट क्या होता है। आज तो पहली क्लास है, बजट में जब आपकी 5-6 क्लासेस लगेगी तो बजट की डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं क्लियर हो ही जानी है। तो जब मैं रिवीजन करूं, मैं बजट की डेफिनेशन को रीड करने में क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं यहीं पे देखूंगा बजट क्या होता है। सर बजट का मतलब एस्टिमेशन होता है, फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, इन एडवांस बनाया जाता है, क्वांटिटी और मॉनेटरी टर्म्स में बनाया जाता है, खत्म बात।
सर बजटरी कंट्रोल क्या होता है, क्यों मैं आगे जाके पढ़ूं, यहीं पे कंप्लीट कर दो सर। बजटरी कंट्रोल में कंपैरिजन होता है, बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, जो भी डेविएशन आते हैं उस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाते हैं, खत्म। टाइप ऑफ बजट, अब टाइप ऑफ बजट हम देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें याद भी तो होने चाहिए ना कि टाइप ऑफ बजट कौन कौन से है। अगर मैं आगे जाके पढ़ूंगा तो देख देख के पढ़ने से थोड़ा ना फायदा है। प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, इनके फॉर्मेट है, तो हमें 50% चीजें यहीं पे रिवाइज कर देनी है जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे होंगे। तो टॉपिक्स लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक तो यहीं पे आधा आप रिवीजन निकाल सकते हो, दूसरा एक माइंड में सेट होना चाहिए टॉप चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। डन है, चलो हेडिंग पुट कर लो, व्हाट इज ए बजट, व्हाट इज ए बजट। व्हाट इज ए बजट, बजट क्या है, और इसमें आप ये 3 पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए। क्या कोई पार्टी वार्टी है क्या आज, हैं किस चीज़ की भाई, पता नहीं, मैम दे रही है, बताया नहीं किस चीज़ की दे रही है। अच्छा चलो, मैं कहाँ यार, मैं निकल जाऊँ। यहाँ के कौन कौन बच्चे हैं फाउंडेशन के, जिन्होंने फाउंडेशन यहीं से करा है? अच्छा मोस्टली। यश, आयुष, तो आप आए नहीं बेटा, आयुषी, यश, या पार्टी में आप पहुंच जाओगे हैं? या आप लोग पार्टी भी ऑनलाइन करोगे? चलो कोई बात नहीं। यश, राजस्थान में कहां से हो आप? सीकर से, क्या बात है यार, मैं भी राजस्थान से हूं ना, इसलिए पूछ रहा था। डन है बेटा, कॉपी है, बचा हुआ है अभी, कर लो।
हाँ जी बिल्कुल बेटा, मारवाड़ी स्टाइल। चलो बेटा आगे, चल हेडिंग पुट करो, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। और ये 4 लाइन की जो डेफिनेशन है कि बजटरी कंट्रोल क्या है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नमस्ते। अंकन पर आप चुने गए हो लाइफ टाइम फ्री इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड। क्या हो गया? मुस्कान आप भी जून में पेपर दोगे बेटा? सुजीत तेरे तो जून में है ही, आज रिजल्ट आएगा है? इसने पेपर नहीं, 3 से एग्जामिशन थोड़ा मिलती है, देने पड़ते हैं। चौथा पेपर जाना जरूरी होता है, अगर जाके बैठ के भी आ जाता ना घंटा भर तो भी एक उम्मीद होती है कि भी एग्जामिशन आ जाए, तो गया ही नहीं। तो ये है कि अगर बाई चांस 60 से ऊपर आ गए नंबर किसी में तो होएगी बेटा वो तो देखो। और जबकि इसने जो पेपर छोड़ा वो सबसे ज्यादा इजी आया था, वो इजी आया था कॉस्ट का पेपर। अकाउंट्स में वही है ना, पहला पेपर था। डन है बेटा, डन है ये। चलो जी, देखो ये तो बात हुई मीनिंग की, डेफिनेशंस की एक तरीके से भी, कि टॉपिक जो है उसका क्या मतलब है। अब देखो हमें पता चल गया कि सर इस टॉपिक में कहीं ना कहीं हमें एस्टिमेशन करना है अलग अलग एक्टिविटीज का, कभी प्रोडक्शन का, तो कभी सेल का, तो कभी मटेरियल कंजम्पशन का, तो कभी कैश का। तो इसी के बेसिस पे हमें टाइप्स ऑफ बजट्स बताए गए। बजट्स को ब्रॉडली अगर मैं बात करूं 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बजट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कैपेसिटी वाइज, सेकंड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन वाइज, थर्ड है पीरियड वाइज, एंड फोर्थ है मास्टर बजट। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये जो फंक्शन वाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये जो कैपेसिटी वाइज में आप फ्लेक्सिबल बजट देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कैपेसिटी वाइज कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने कहा भी 20,000 यूनिट बनाने की मेरी कैपेसिटी है, अगर मैं हमेशा ही 10-10 हजार यूनिट पे बनाता हूं तो वो आप क्या बना रहे हो, फिक्स्ड बजट बना रहे हो। लेकिन अगर आप अलग अलग लेवल पे बजट बना के देख रहे हो, सर 10,000 यूनिट बनाऊंगा क्या कॉस्ट आएगी, 20,000 बनाऊंगा क्या कॉस्ट आएगी, 15,000 बनाऊंगा क्या कॉस्टिंग आएगी, तो इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हो। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सिबल बजट प्रैक्टिकल है, फिक्स्ड बजट जो है वो आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा। मतलब कहीं भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि प्रिपेयर फिक्स्ड बजट, नहीं, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ये देखने को मिलेगा। सर फिक्स्ड बजट है क्यों, थियोरेटिकली डिफरेंस समझाया गया है कि भी फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फंक्शन वाइज की मैं बात करूं तो फंक्शन, देखो फंक्शन वाइज जो यहां पे बजट आपको दिख रहे हैं ये तो है ही, इसके अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के अकॉर्डिंगली और भी कोई भी बजट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी कि आप किस तरीके के फंक्शन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो उसके लिए आप बजट बना सकते हो। बट ये कुछ जनरल बजट्स हैं जो कि नॉर्मली हर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, कि भाई कितना माल बिकेगा, सेल्स बजट, कितना बनाऊंगा, प्रोडक्शन बजट, इसको बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट, इतना कंज्यूम करना है तो मटेरियल मार्केट से खरीदना भी पड़ेगा, सर परचेज बजट, ये जो प्रोडक्शन करूंगा इसके लिए खर्चा क्या लगेगा,
प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। और सर ये खर्चे वगैरह करने हैं, इसके लिए कितना कैश जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर कैश बजट। तो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर सिंपली मैं कहूं तो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद पीरियड वाइज जो बजट है 3 तरीके के, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। कोई प्रैक्टिकली अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि सर मैं कैश बजट बना रहा हूं 1 साल के लिए, सर वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। मैं कहता हूं मैं प्रोडक्शन बजट बना रहा हूं 3 साल के लिए, सर वो मीडियम टर्म हो जाएगा। आप कहते हो सर मैं 5 साल के लिए कोई बजट बना रहा हूं इनमें से, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म अपने आप में कोई बजट नहीं है। डिपेंडिंग ये कि ये जो आप बजट्स बना रहे हो कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बना रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं उनको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म भी बोल सकता हूं। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म थियोरेटिकली आपको बताया जाएगा भाई किस पीरियड को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, किस पीरियड को यहाँ पे मीडियम टर्म और किस पीरियड को लॉन्ग टर्म। और लास्ट में मास्टर बजट पे हम क्वेश्चन जरूर देखेंगे प्रैक्टिकली। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मास्टर बजट एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया। तो एक तो मेंटेलिटी आप ये रख सकते हो कि सर अभी तक नहीं पूछा गया तो अब पूछा जाएगा, और एक ये मेंटेलिटी होती है कि सर अभी तक नहीं पूछा गया तो अभी भी नहीं पूछा जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि मैंने शायद आपको अभी पिछली 1-2 क्लास में बोला था कि अभी जो है पेपर्स थोड़े से टफ बनाने की कोशिश चल रही है इंस्टीट्यूट की। पिछले 2 पेपर जो आए हैं वो थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश है कि भाई वो चीजें ज्यादा पूछ रहे हैं जो नहीं पूछते। तो यू कैन से सर जो पहली वाली हमारी थिंकिंग है कि अभी तक नहीं आया तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मेरे हिसाब से इस टाइम पे ज्यादा बेटर रहेगी। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये टॉपिक नहीं आया तो आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलना, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसपे आज तक अभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसी बार अगर मैं बात करूं, एबीसी एनालिसिस एक टॉपिक होता था, है मतलब अभी भी, तो उस पे क्या है हमेशा शॉर्ट नोट पूछ के छोड़ देते थे। उस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, और उस पे शॉर्ट नोट बनता है एक। हर बारी उन्होंने शॉर्ट नोट पूछा, इस बारी वो जो एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में वही पूछ लिया उन्होंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आजकल ऐसा ही कर रहे हैं कि भाई किसी भी चीज पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और वो नहीं पूछा है आज तक, तो कहते हैं इस बार ये पूछ लो। तो मास्टर्स बजट मैं कहूंगा इस बार पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड बजट, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, दीज आर ओनली थियोरेटिकल, अपने को पढ़ के फिलहाल के लिए छोड़ देना है। एग्जाम से पहले आपके पास टाइम हो, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन रीडिंग आप करके जा सकते हो, बाकी आपको समझ में अभी आ जाएगा जब हम यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन वाइज बजट से, मतलब वो सीक्वेंस में फॉलो करवाने की कोशिश करूंगा जिस सीक्वेंस में हमें सबसे इजीएस्ट वे में चीजें समझ में आ जाए। और इस सीक्वेंस में मैं सबसे पहले पिक कर रहा हूं प्रोडक्शन बजट। देखो अपने को बजट का मीनिंग क्लियर है, कॉपी करवाऊंगा अभी टाइप्स ऑफ बजट वाला। अपने को बजट का मीनिंग क्लियर हो गया। बजट का मीनिंग अगर मैं अब आपसे पूछूं तो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलना चाहिए सर, एस्टिमेशन है। प्रोडक्शन बजट, तो सर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ माइंड में मेरे आया सर ये क्वांटिटी टर्म्स में बनेगा, ये मॉनेटरी टर्म में बनेगा, या ये बोथ टर्म में बनेगा। तो प्रोडक्शन बजट जो है वो स्पेसिफिकली केवल और केवल क्वांटिटी टर्म्स में बनता है कि सर फरवरी चल रहा है, मार्च में मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने का एस्टिमेशन लेकर चल रहा हूं, दैट इज प्रोडक्शन बजट। सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हो, दिस बजट शोज द प्रोडक्शन टारगेट टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर पीरियड, कि फ्यूचर पीरियड में हमें कितना प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है। और ये कैसे बनेगा? प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड इन ओनली क्वांटिटी टर्म्स, केवल क्वांटिटी टर्म्स में। अगर मैं आपको कहूं कि मार्च में, जो नेक्स्ट मंथ है मार्च में, हम 10,000 यूनिट सेल करेंगे, हम 10,000 यूनिट सेल करेंगे अगले महीने, ये मेरा एक टारगेट है। लेकिन साथ में मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि सर थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन कर लेना चाहिए। तो मान लो मैं कहता हूं भाई क्लोजिंग स्टॉक हम मेंटेन करेंगे 5,000 यूनिट्स का।
अगर मैं कहता हूं कि अगले महीने मुझे 10,000 यूनिट बेचनी है, 5,000 यूनिट मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में मेंटेन करूंगा, तो मुझे टोटल कितनी यूनिट्स की जरूरत पड़ने वाली है? सर 15,000 यूनिट की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास सर, मेरा एस्टिमेशन कहता है 2,000 यूनिट मेरे पास ओपनिंग में होगी, मतलब फरवरी में एट द एंड बच जाएगी मेरे पास, तो वो मार्च में ओपनिंग में होगी। तो मुझे कितनी यूनिट्स अगले महीने बना लेनी चाहिए ताकि मैं ये टारगेट अचीव कर सकूं? सर 13,000। 10,000 मैं बेचना चाह रहा हूं, 5 क्लोजिंग में चाहिए, तो सर मुझे टोटल 15,000 की जरूरत है वैसे तो, बट अगर आप कहते हो 2,000 मेरे पास ओपनिंग में होगी, तो सर 13,000 यूनिट हमें क्या करनी चाहिए? प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, 13,000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। मैं कहता हूं होता क्या है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं यूनिट को, जब हम प्रोड्यूस करते हैं यूनिट को, तो हमारा 5% जो आउटपुट है, 5% जो आउटपुट है वो डिफेक्टिव आ जाता है। मतलब एज ए स्क्रैप मान के चलो आप कि भाई वो बेचने लायक नहीं है। सिंपल मैं कहूं वो बेचने लायक नहीं है सर, ना वो स्टॉक में रखने लायक है, उसको एज ए स्क्रैप ही बेचना पड़ेगा। सिंपल 5% जो मेरी है वो यूनिट सर डिफेक्टिव हो जाती है। तो मुझे यूनिट बनानी कितनी चाहिए? 13,000 का 5% लगाया आपने। एनीथिंग एल्स? इसके अलावा कोई कुछ? मैं जब बनाता हूं प्रोडक्शन, तो सर उसमें से 5% जो यूनिट है वो मेरी खराब हो जाती है। अगर मैं 13,600 बनाऊंगा, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर गड़बड़ ही हो जाएगी। अगर आप 13,650 बनाओगे ना, तो इसका 5% नुकसान में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये 13,000 यूनिट बचेगी। सर 15,000 का 5% तो 15,000 इसका कह रहे हो आप? वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप 15,000 का 5% खराब हो जाएगा, तो सर 750 खराब हो गई, मेरे पास बच गई 14,250 यूनिट। बट मेरा तो 13,000 का ही टारगेट है। बता सकते हो आप? यश कह रहा है 13,500। 13,500 कैलकुलेशन करनी है मेरे को तो। हाँ 5% मैंने एज्यूम करा है, जस्ट 5% मैंने एज्यूम करा है। $13,684 बिल्कुल ठीक है। 13,684 एक्चुअल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको रिवर्स देखनी पड़ेगी ना सर। मुझे 13,000 यूनिट तो चाहिए। अगर आप 13,000 पे लगा दोगे 5%, तो आप 13,650 बनाओगे। जो बनाऊंगा उस पे डिफेक्टिव आएगा ना, जो बनाऊंगा उस पे डिफेक्टिव आएगा। तो यू कैन से सर ये जो 13,000 यूनिट्स है ना, इस सिचुएशन में 95% बच जाएगी, क्योंकि 100 यूनिट बनाऊंगा तो 5 उसमें से खराब होगी, तो 95 बचनी चाहिए मेरे पास। तो 13,000 इंडिकेट 95 ओनली। तो इस इन दिस केस 13,000 डिवाइडेड बाय 95% करके आप जब कैलकुलेशन करेंगे, तो राउंड ऑफ में यू कैन से सर हमें 13,684 यूनिट बनानी चाहिए। जब मैं 13,684 13,684 यूनिट बनाऊंगा, तो इसका 5% 684 यूनिट डिफेक्टिव हो जाएगी। भाई वो एज ए स्क्रैप निकल गई, और 13,000 यूनिट जो बच जाएगी वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे 10 बेचनी भी है, 5 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में भी बचनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो मुझे क्या क्या कंसिडर करना है? सर सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ये डिफेक्टिव यूनिट जो है वो प्लस करनी है कि माइनस करनी है? पक्का प्लस होगी ना यार, माइनस क्यों होगी? 684 यूनिट ये बनाओगे तभी तो बात बनेगी ना। 13,684 प्लस करूंगा, माइनस तो रिवर्स में अपने आप होगा। तो एक्चुअल में मुझे तो 13,684 यूनिट बनानी है। तो इसका फॉर्मेट क्या निकल के आया? प्लस करेंगे, बिल्कुल ठीक है प्लस। इसका फॉर्मेट क्या आया? तो सर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट ये है, क्वांटिटी टर्म्स में बनता है, तो 2 कॉलम हम कंसीडर कर लेते हैं। आप या तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है खाली खाली है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पर्टिकुलर्स लिख लिया करते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। जैसे कॉस्ट शीट में मैंने कहा पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है,
बट यहां पे पर्टिकुलर्स लिखना मैंडेटरी नहीं है। क्वांटिटी टर्म्स में बनता है तो सर यूनिट्स अपने को लिखनी है, क्वांटिटी अपने को लिखनी है। फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको एज ए एग्जांपल दिखाने की कोशिश करी। सर सबसे पहले सेल्स यूनिट लेनी है, ऐड कर लो आप कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहते हो, तो प्लस कर लो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा सर मुझे पता चल जाएगा मुझे टोटल कितने यूनिट चाहिए। माइनस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो सर पता चलेगा कि इतना मुझे प्रोडक्शन करना है। अगर कोई डिफेक्टिव ना हो तो बस ठीक है, यहां पे कहानी खत्म हो जाएगी। बट कोई डिफेक्टिव होगा तो सर बनानी तो वो भी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली ऐड कर लेते हैं हम कोई भी लॉस ऑफ यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट, स्क्रैप यूनिट हो, वो ऐड कर लोगे आपको आपका टोटल प्रोडक्शन यूनिट पता चल जाएगी। सर इतनी बनाओगे, आपके पीछे की जो भी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी सेटिस्फाई हो जाएगी। करेंगे कॉपी, लेकिन यहां से किसी ने कॉपी कर लिया है टाइप्स ऑफ बजट, वेल गुड। नहीं किया है, हेडिंग पुट करो टाइप्स ऑफ बजट्स, टाइप्स ऑफ बजट्स, और दीज आर द 4 कैटेगरी ऑफ बजट। ये आप एज इट इज कॉपी कर लो। तो ये जो स्लाइड है यहीं पे आपके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड बजट रिवाइज यहीं पे हो जाएंगे आपके। बाकी फॉर्मेट आप रिवाइज करना चाहो तो आप यहां से कर सकते हो। आयुषी समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट बताया था? अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक तो फ्लेक्सिबल बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये जो फंक्शन वाइज वाली कैटेगरी है ना, ये फंक्शन वाइज वाली जो कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें अगर मैं कहूं तो कैश बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैश बजट के लिए मुझे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगता वो भी मैं बता देता हूं। कैश बजट अगर आप अपना स्टडी मटेरियल ओपन करके देखते हैं, उसमें कैश बजट थियोरेटिकली तो लिखा हुआ है, बट उस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। अब एक मुझे माइंड में ये डाउट लगता है कि भाई थियोरेटिकली दिया हुआ है, बाई चांस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, तो इस वजह से मैं करवा तो देता हूं। बाकी अगर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से चले तो पूछना भी नहीं चाहिए उनको प्रैक्टिकल, क्योंकि जब उन्होंने स्टडी मटेरियल में नहीं दिया तो पूछने का हक तो नहीं बनता। बट अगर पूछ लिया तो कौन बोलने जाएगा कि भाई आपका हक नहीं था। ठीक है, बाकी देखो कैश बजट आपको पढ़ना तो है ही इन एनी केस, क्योंकि अपने जो सेकंड ग्रुप में एफएम है उसके अंदर कैश मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा टॉपिक है, उसके अंदर कैश बजट ही कैश बजट है पूरा। तो पढ़ना तो है ही, यहाँ पढ़ लो, बेटर है कि वहां नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक टॉपिक वैसे कम हो जाता है कि भाई एक जगह पढ़ोगे दोनों जगह कवरेज हो जाती है। मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप यहाँ पढ़ोगे एफएम में ऑटोमेटिक कवरेज आ जाती है। डन है? करो बेटा, बिल्कुल बेटा, वो तो इंस्टीट्यूट की मर्जी है क्या पूछेगा, क्योंकि उसको 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे पूछने हैं जिसमें वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, लेकिन अपने को नहीं होना। बेटा आपकी पहली क्लास है क्या आज? नहीं, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा निश्चिता, उधर बैठे थे आप, तो मास्क में पता नहीं लगता ना। डन है, चलो आगे। हेडिंग पुट करो प्रोडक्शन बजट। सिंपल 2 लाइन में मीनिंग लिखना है कि सर प्रोडक्शन बजट एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी टर्म्स।
डन है, चलो आगे। फॉर्मेट कॉपी करो प्रोडक्शन बजट का। थोड़ा सा वर्डिंग्स पे कंसंट्रेट करना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है ये फिनिश्ड गुड्स के हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग गलती से यहां पे मत डाल देना। क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी तो मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्शन बजट पे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अभी तो जो क्लोजिंग ओपनिंग लिखा हुआ डॉगर डाल देंगे। बट जब मैं रॉ मटेरियल का भी परचेज कंजम्पशन बजट करवा दूंगा, उसके बाद मिक्सअप हो जाएगा प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना है कि भाई फिनिश्ड गुड्स जो है वो हम सेल करते हैं, ना कि रॉ मटेरियल में सेल करता हूं। तो यहां पे सेल्स के साथ क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो केवल और केवल फिनिश्ड गुड्स के। डन है, कॉपी किया फॉर्मेट सबने? इस पे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले और सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। डन है, सबने कॉपी किया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months ending 31st March 2013 for a factory producing 4 products on the basis of following information। 4 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी एक फैक्ट्री के अंदर, और उसके लिए हमें 3 महीने का प्रोडक्शन बजट बना के देना है। तो सिंपली यू कैन से सर ये एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है उसके लिए ये बजट हमसे बनवाया जा रहा है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट है WXYZ। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1 2013, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2013, ये आपकी सेल्स क्वांटिटी होगी 3 महीने में जो भी होगी। और डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31 2013, सर ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बड़ा सिंपल है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकालना है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1। इस क्वेश्चन में 4 प्रोडक्ट है, तो कॉलम कितने लेने पड़ेंगे अपने को? 5, क्योंकि एक तो खाली या पर्टिकुलर सिंपल कहूं तो हेडिंग पुट करेंगे आप आंसर नंबर 1। जब भी आप प्रोडक्शन बजट बनाएं, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी का नाम मेंशन है तो आप मेंशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रोडक्शन बजट ऑफ अगर कोई नाम है तो लिख देना, नहीं है तो सिंपल आप पीरियड मेंशन कर सकते हो। फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2013। सर 4 प्रोडक्ट है तो कॉलम बनेंगे 5। पहला कॉलम रहेगा अपना पर्टिकुलर्स, और उसके बाद 4 कॉलम 4 प्रोडक्ट्स के लिए W, X, Y एंड Z। सिंपली अपने को फॉर्मेट पता होना चाहिए। सर सबसे पहले हम सेल्स कंसीडर करते हैं। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में मेरे पास 20,000, 30,000, 26,000 एंड 24,000। 20, 30, 26 एंड 24,000, ये हमारे पास सेल्स गिवन है। सर सेल्स में हम ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एज पर क्वेश्चन डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए एट द एंड 6,000, 10,000, 6,000,
4000, 6 से 10 6 4, 6000 10,000, 6000 एंड 4000। तो सर मुझे इतनी इतनी यूनिट बेचनी है और इतना इतना मुझे क्लोजिंग मेंटेन करना है, तो मुझे W की 26,000 यूनिट्स की जरूरत है, X की मुझे 40,000 यूनिट चाहिए, Y की 32,000 और Z की 28,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट मुझे होगी। अगर मेरे पास कोई ओपनिंग ना हो, कोई लॉस ना हो, तो सर यही प्रोडक्शन करना पड़ता। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो प्रोड्यूस तो नहीं करना इस महीने, मुझे माइनस कर दो। तो माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज 4,000, 6,000, 8,000, 6,000, 4,686। अकॉर्डिंगली ये मेरे पास प्रोडक्शन आ जाएगा 22,000, 34,000, 24,000 एंड 22,000। अगर कोई डिफेक्टिव यूनिट, लॉस ऑफ यूनिट होता तो वो हम ऐड कर देते, नहीं है तो हमारा आंसर यहां पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मेट का सीधा सीधा एप्लीकेशन आपसे करवाया गया है। आई थिंक इसमें तो कोई तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन रीड में करता हूं, आपको आंसर निकाल के मुझे बताना है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है मैंने। क्राउन लिमिटेड हैज ए फोरकास्ट इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 months एज फॉलोज। कंपनी है क्राउन लिमिटेड, उन्होंने अगले 3 महीनों के लिए अपनी सेल्स फोरकास्ट की, सेल एस्टिमेट करी और उन्होंने हमें बताया कि अप्रैल में हम 12,000 यूनिट सेल कर लेंगे, मई में 15,000 यूनिट सेल कर लेंगे और जून में 17,000 यूनिट्स हम सेल कर लेंगे। देन उन्होंने कहा ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,500 यूनिट्स। उनका एस्टिमेशन कहता है कि 1 अप्रैल को हमारे पास 3,500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में होगी और जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ द कमिंग मंथ सेल नीड। जो हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं तो वो जो कमिंग मंथ होता है उसकी जो सेल नीड होती है उसका 20% हम क्लोजिंग मेंटेन करते हैं। इसका मतलब यह है कि अप्रैल में जब क्लोजिंग की बात आएगी तो मैं मई की सेल देखूंगा, कमिंग मंथ विल बी मई की सेल अगर 15,000 होगी तो सर मैं उसका 20% दैट इज 3,000 यूनिट अप्रैल में एज ए क्लोजिंग रख लूंगा। सिमिलरली मई के लिए जून देख लूंगा। क्वेश्चन कौन से मंथ के लिए कैलकुलेशन चाहता है? नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन मई मंथ। आप मुझे बताओ मई मंथ में हमें कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी। फॉर्मेट आपका वही चलेगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, केवल और केवल मई मंथ के लिए आपको बताना है। कैलकुलेटर आपके पास है, कॉपी आपके पास है, क्वेश्चन आपके सामने है। 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी, 14,600, 11,500, 15,400। 3 ही है बस, ये मान ले। चौथा करूंगा आंसर निकल के आ जाएगा, शायद आंसर आ जाएगा तो फिर आप कैसे न कैसे निकाल ही लोगे। हाँ बेटा सी है, 15,400 आया है, नहीं तो 15,400 आ रहा है, निश्चिता के भी आ रहे हैं, ठीक है। और बताओ, दीपिका ने 14,600 निकाल लिया है। दीपिका 15,400 पे आ गई। अब अनुज भी 15,400 ज्यादा बता रहे हैं। हाँ जी बेटा, सी आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्या है ना, क्या है, कुछ करेगा तो आएगा ना, ऐसे बैठ के करेगा थोड़ी ना आएगा।
देखो जिसको भी लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं आ रहा, तो उसके लिए मेरा एक सजेशन है, लिखो तो सही सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तब आएगा आंसर। मतलब देखो हर एक का माइंड अपना अपना होता है, कुछ बच्चों का माइंड चलता है भाई क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि भाई नहीं आ रहा, सोच के नहीं आ रहा, तो हमारे पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट में डेटा रखोगे कुछ ना कुछ तो आएगा ना। सही गलत की तो बात ही नहीं है कि भाई सही आए कि गलत आए, बट कुछ तो कैलकुलेट होके आएगा। जरूरी नहीं इन तीन में से आए, चौथा भी कोई फिगर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जब तक लिखोगे नहीं आएगा। कोई बात नहीं दीपिका, आपने फाइनल आंसर बता दिया 15,400। मुस्कान नहीं आ रहा क्या, कौन सा नहीं आ रहा, मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं आ रहा। रमनीत ने 14,900 निकाला है, कोई बात नहीं बेटा, 14,900 आ रहा है, कोई मिस्टेक होगी वो देख लेंगे। 15,400 14,900 आ रहा है। देखो करेक्ट आंसर जो आई थिंक 15,400 ही है जहां तक मुझे याद है। देख लेते हैं, मैं लिखूंगा आपको गलती पता चल जाएगी। 15,400 ही है करेक्ट आंसर। सिंपल सी मैं बात करूं, देखो हमें मई मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है। मई मंथ की मैं सेल रखूंगा 15,000 यूनिट, मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, मैं डेटा रख देता हूं 15,000 यूनिट। हम इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन ने कहा कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक हम मेंटेन करते हैं वो कमिंग मंथ की सेल का 20%। मई के लिए कमिंग मंथ होगा जून, जून की सेल है 17,000, तो इसका 20% 3,400, तो सर 17,000 का 20% 3,400 आप क्लोजिंग में रखोगे। तो सर इसका मतलब है मुझे जरूरत है 18,400 यूनिट की। अब मैं मई मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसका मतलब अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मई मंथ का ओपनिंग बनेगा। तो मुझे मई मंथ का ओपनिंग निकालने पे जोर नहीं डालना, मुझे अप्रैल का क्लोजिंग निकालना है। और अगर मैं अप्रैल का क्लोजिंग निकालूंगा तो सर अप्रैल के लिए कमिंग मंथ में मई की सेल 15,000 और इसका 20% 3,000, तो 15,000 का 20% 3,000, क्योंकि जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वही तो मई मंथ का ओपनिंग भी होगा, अकॉर्डिंगली 15,400 आएगा। अब मुझे आप एक बार बता दो कि जो 14,900 आया था वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। ओपनिंग स्टॉक 3,500 ले रहे थे, अच्छा अप्रैल वाला ले रहे थे, ठीक 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 ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3,500 माइनस कर दिया था, ठीक है, मतलब एक कॉमन मिस्टेक थी सबकी। डन है। अब कोई दिक्कत इस आंसर में, कॉपी करना चाहो कर लो, पहले रफली किसी ने बताया हो, क्योंकि देखो रिवीजन के टाइम पे आंसर अपने पास होना मस्ट है। क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, अभी एक बार आंसर कॉपी करो, क्वेश्चन दिखाता हूं। एक दो दिन में बुक्स मिल जाएगी आपको। चलूं आगे। यश ये रहा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देखना है तो आपको, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूं एक बार, आप कोशिश करना आंसर बताने की। बजटेड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर मार्च 2016 आर 25,500 यूनिट। सबसे पहले आपको सेल्स तो पता चल रही है। At the end of the production process, 10% of the net production units are scrapped as a defective. 10% डिफेक्टिव होगा प्रोडक्शन का।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर मार्च इज बजटेड टू बी 15,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक आपको बता दिया, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी 12,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया। ये बिल्कुल वही डेटा है जो मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था, सेम वही डेटा है, बस फिगर चेंज है। ऑल स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास्ड द क्वालिटी कंट्रोल चेक। कहते हैं किसी भी यूनिट को अगर आप कहते हो सर ये कंप्लीट हो गई, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक से पास ऑन होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको कंप्लीट माना जाएगा। कहने का मतलब वही है भाई प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा डिफेक्टिव है कि नहीं है। द प्रोडक्शन बजट ऑफ प्रोडक्शन एक्स फॉर मार्च 2016, आपको बस प्रोडक्शन क्वांटिटी बतानी है कितनी होगी। 25,050 25,050 25,000 25,050 कहां से ले? पच्चीस हजार 50 आपका आ रहा था बेटा, देखो ना चेक करो 50 कहां से आया, 25,000 ही आना चाहिए। किस पे परसेंटेज लगाया, 10% किस पे लगाया है? 25,500 पे, इस पे थोड़ा लगेगा, ये तो सेल है। हाँ ठीक है। हैं और कोई ऑप्शन? कितना आ रहा है तेरा? 24,750। ऑप्शन ही नहीं है। 25,000 ये करेक्ट आंसर तो खैर। यश कह रहा है 20,250। क्यों भाई, क्यों चेंज कर रहा है बेटा? 25 आ तो गया पहले। दीपिका 25,000, ठीक है 25,000 सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रखो जरा डेटा, सेल्स कितनी सर? 25,500। ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना रखूं? 12,000। टोटल कितना करूं इसका? 37,500 माइनस ओपनिंग कितना? 15,000। टोटल कितना लिखूं इसका? 22,500। अब ध्यान दो सर, क्वेश्चन कहता है 10% स्क्रैप होगा, डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव यूनिट जब भी परसेंटेज में गिवन हो, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा कि सर डिफेक्टिव तो तब पता चलेगी ना जब मैं वो बनाऊंगा, तभी तो डिफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब बनानी तो पड़ेगी ना वो यूनिट। अगर बनानी पड़ेगी वो यूनिट, तो सिंपल सी बात यह है सर मुझे टोटल बनानी तो इतनी है जो लास्ट में कैलकुलेट होके आ रही है, इसमें से ये वाला लॉस होने वाला है। इसका मतलब ये जो भी 10% फिगर है ये इसका 10% है सर, तो इसका मतलब दैट फिगर विल इंडिकेट 90%। तो अगर 22,500 टोटल प्रोडक्शन का 90% बचने वाला है, तो आपको बनाना पड़ेगा 25,000 यूनिट, और इस 25,000 का 10% 2,500 यूनिट जो है वो आपका यहां पे सर डिफेक्टिव हो जाएगा। तो प्रोडक्शन तो आपको ये करना पड़ेगा इन एनी केस। तो ये गलती मत करो, क्योंकि मैंने एग्जांपल में परसेंटेज में फिगर लिखने के पीछे पर्पस ही यही था कि इस तरीके के क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सको। अदरवाइज मैं सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पे ये भी कह सकता 100 यूनिट खराब होगी, और आप बहुत इजीली बता देते कि सर 100 यूनिट ऐड करके ऐसे बनेगा। बट नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो सीधा सीधा यूनिट देता नहीं है, वो परसेंटेज टर्म ही देता है ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे गलती करे। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? नहीं, सिंपल फॉर्मेट बेस्ड है क्वेश्चन। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस डिफेक्टिव यूनिट्स। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्या वैरायटीज हो सकती है वो अपने को आइडिया लगता रहेगा। चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार स्किप करूंगा, रीजन है क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 4 में दो रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में पहली रिक्वायरमेंट तो बजट चैप्टर की है, बट जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो इस चैप्टर की नहीं है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट इसमें ऐड ऑन की गई है। तो इस क्वेश्चन को देखकर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एग्जामिनर जो है कई बार चैप्टर्स को मर्ज करने की कोशिश भी करता है, तो मर्ज्ड क्वेश्चन भी आप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और जब भी मर्ज्ड क्वेश्चन आए, अगर मर्ज्ड क्वेश्चन आता है और वैसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक एग्जामिनर क्या करता है, एक मर्ज्ड क्वेश्चन बनाता है, उस तरीके का क्वेश्चन किसी बुक वगैरह में देखने को भी नहीं मिलता, लाइक ना कोई स्टडी मटेरियल में है, ना इंस्टीट्यूट ने कोई आरटीपी एमटीपी में दिया, कहीं भी वैसा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उसने करा क्या है, जस्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, केवल क्वेश्चन को क्या करा है, दो चैप्टर को मर्ज करने की कोशिश करी है। तो उस सिचुएशन में कंफ्यूज मत बिल्कुल होना, अपने को चैप्टर तो दोनों ही आते होंगे, तो उस सिचुएशन में अपने को करना क्या होता है, बस दोनों चैप्टर का जो डेटा है उसको बिल्कुल अलग अलग कर लेना है, मिक्सअप ना होके कि ये क्या हो गया। उस डेटा को अलग अलग करके फिर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में अलग अलग, उसके लिए अलग अलग डेटा अपने को अप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट। कंपनी है एबीसी लिमिटेड, सिंगल तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, मतलब पेन बनाती है तो पेन ही बनाती है। सेल्स बजट टू द कैलेंडर ईयर 2015 फॉर ईच क्वार्टर इज एज अंडर। कंपनी ने एक सेल्स का एस्टिमेशन किया, पूरे साल के लिए एस्टिमेशन किया, लेकिन एस्टिमेशन किया क्वार्टर वाइज। तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो उन्होंने हमारे सामने डेटा रखा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, कि सर क्वार्टर 1 में 12,000 यूनिट बेच लेंगे, क्वार्टर 2 में 15,000 यूनिट सेल कर लेंगे, क्वार्टर 3 में 16,500 यूनिट सेल कर लेंगे, और क्वार्टर 4 में 18,000 यूनिट सेल कर लेंगे। ठीक है, सेल्स पता चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, द ईयर 2015 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 4,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो हमारा ये साल है ना पूरा का पूरा ईयर 2015, ये ओपन होगा विद 4,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैं कह सकता हूं 2015 जो है ईयर, उसका मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, या मैं ये भी कह सकता हूं सर क्वार्टर 1 का भी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, एंड क्लोज विद एन इन्वेंट्री ऑफ 6,500 यूनिट्स। तो इसको भी मैं दो तरीके से कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं सर 2015 जो ईयर है उसका क्लोजिंग स्टॉक है, या मैं कह सकता हूं क्वार्टर 4 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहां पे जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड। कस्टमाइज करवा सकते हैं हम किसी आइटम को, तो वैसे कहते हैं हमारा जो यहां पे प्रोडक्शन का शेड्यूल है वो कस्टमरली शेड्यूल है, मतलब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड, और क्या शेड्यूल है, टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। कंपनी प्रोडक्शन कैसे करती है, तो कहते हैं हम प्रोडक्शन करते हैं कैसे, 2/3 तो करंट क्वार्टर की डिमांड का प्रोडक्शन करते हैं, प्लस 1/3 अगले क्वार्टर की डिमांड का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं कहूं भी क्वार्टर 1 में क्या प्रोड्यूस करोगे आप, तो क्वेश्चन कह रहा है भी 12,000 का तो मैं 2/3 बनाऊंगा, और अगला महीना जो 15,000 है उसका 1/3 बनाऊंगा। सिमिलरली क्वार्टर 2 में क्या बनाओगे, तो सर क्वार्टर 2 का करंट क्वार्टर का 2/3 बनाऊंगा, और अगले क्वार्टर का 1/3 बनाऊंगा। ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। प्रोडक्शन फॉर क्वार्टर 4 वुड बी, क्वेश्चन जानना चाह रहा है चौथे क्वार्टर का प्रोडक्शन क्या होगा। अगर मैं चौथे क्वार्टर की मैं बात करूं, तो सर ये जो चौथा क्वार्टर है इसमें मैं करंट क्वार्टर की डिमांड का 2/3 तो अप्लाई कर लूंगा, लेकिन मुझे अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा तो है नहीं। अगर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा होता तो मैं उसका 1/3 लगा के
डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मुझे आप सजेस्ट करो कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। किसका? 2015 का जो क्लोजिंग होगा ठीक है, 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 6500 यूनिट का। वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ही तो होगा ना फिर। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का मुझे क्या पता करना है? मुझे तो नेक्स्ट ईयर की सेल पता करनी है। नेक्स्ट ईयर की मुझे तो सेल पता करनी है। सेल मैं कब निकाल सकता हूं? जब मुझे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी पता हो, क्लोजिंग भी पता हो, प्रोडक्शन भी पता हो अगले क्वार्टर का, तब मैं बैलेंसिंग फिगर में सेल निकाल सकता हूं, क्योंकि सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन होता है। वो तो नहीं है। हाँ जी यश, प्रोडक्शन निकालना है फोर्थ क्वार्टर का। यश ने कहा 13166, इतना ये कहां से लाया? $18,000 आएगा। 18,500 कैसे? वो तो ठीक है, 2/3 तो हो गया। यश कह रहा है 18,000 का 2/3, ये तो ठीक है। 18,000 का 2/3 में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। करंट क्वार्टर का 2/3 वो तो है ही, 12,000 तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 6500 डिवाइड बाई 3 है, ये 6500 कहां से आया? अब क्लोजिंग स्टॉक का तोड़ना करना है 1/3, अगले क्वार्टर की सेल का करना है, अगले क्वार्टर की जो डिमांड है उसका 1/3 करना है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का तोड़ना 1/3 करना है। कैलेंडर ईयर है, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, ईयर फाइनेंशियल हो कैलेंडर। दिसंबर के बाद तो नेक्स्ट ईयर ही नहीं पड़ेगा। दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर आ गया, क्या दिक्कत है? तो वो तो नेक्स्ट ईयर तो आ गया, बट अगला क्वार्टर होता तो निकाल देता मैं, क्या दिक्कत थी मेरे को? ईयर तो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 18,500 शायद, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आंसर, बट शायद इतना सही है। कैसे निकाला, कैसे है? टोटल निकालने से पहले टोटल सबका करके प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर सबका निकाले 14,500 इंडिविजुअली और फिर उसको माइनस हमसे आ गया। आ तो जाएगा वैसे करोगे तो। 18,500 करेक्ट है आंसर। क्योंकि 1/3 निकाल नहीं सकते, 1/3 प्लस क्लोजिंग ओपनिंग है। देखो दो तरीके हैं, एक तो आपने जैसे निकाला, आपने आई थिंक हर क्वार्टर में कैलकुलेशन करी होगी है ना, ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। देखो एक तो तरीका ये है कि आप हर क्वार्टर में क्या करो, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के जो भी डेटा है मिसिंग वो निकलता जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास सेल्स है, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक है, और क्या है अपने पास फर्स्ट क्वार्टर में? फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग है, तो फर्स्ट क्वार्टर का क्या निकाला आपने वहां से? क्लोजिंग भी है मेरे पास है, तो आपने वहां से प्रोडक्शन निकाल लिया होगा ना। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इजी वे बताता हूं इसमें से। देखो इसमें क्या किया जा सकता है, जैसे इन्होंने हमें एक पैटर्न बताया था प्रोडक्शन को लेकर, आपने जो किया है एग्जाम में करके आ सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं करेगा, ठीक है। एक और वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और वे क्या है कि सर क्वेश्चन ने हमें ये तो क्लियर किया है कि हम हर क्वार्टर में कितना कितना प्रोडक्शन करेंगे, और वो क्लियरली मुझे पता है सर 2/3 तो मुझे करंट क्वार्टर का बनाना है और 1/3 मुझे अगले क्वार्टर का प्रोडक्शन करना है। तो अगर मैं हर क्वार्टर को अलग अलग करता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे आप करंट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली 2/3 बता दो कितना कितना आएगा। तो 70% ऑफ द करंट क्वार्टर सेल डिमांड, नहीं 70 कहां से आ गया यार, ये फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा फिफ्थ में आना है। 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर सेल डिमांड, 2/3 बताओ जरा कितना कितना आएगा? 12,000 का 2/3, नेक्स्ट कितना आएगा? 15,000 का 2/3,
नेक्स्ट है 16,500 का 11,000 होता है। अच्छा ठीक है, और 18,000 का 12%, ये 2/3 हो गया। ठीक है, प्लस 1/3 मुझे अगले क्वार्टर का बनाना है, तो क्वार्टर 1 में 2 का 1/3 बना लूंगा। कितना? 5,000 ना, 5,000, 5,500, 6,000, और ये नहीं बना पा रहा, मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, बट मैं 3 क्वार्टर का तो प्रोडक्शन कैलकुलेट कर पा रहा हूं यहां पे। तो सर कितना आ गया ये? और इन तीनों का टोटल कितना आ गया? मतलब 3 क्वार्टर में मुझे 45,500 बनाना है। अब अगर मैं पूरे साल का प्रोडक्शन निकाल लूं तो इजीली बैलेंसिंग फिगर में चौथे क्वार्टर का पता चल जाएगा, और पूरे साल का प्रोडक्शन बजट तो मैं बहुत इजीली बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पूरे साल की सेल भी है, पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग स्टॉक भी है, पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग स्टॉक भी है। तो सर मेरा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल का टोटल बताओ कितना? 61,500, 61,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से? 6,500 है। टोटल कितना बनता है इसका? 68 है, और माइनस ओपनिंग कितना है? 4,000। सर पूरे साल में 64,000 बनाना है, पहले 3 क्वार्टर में आप 45,500 बना चुके हो, तो बैलेंस आपको 4th क्वार्टर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कितना? 18,500। अकॉर्डिंगली ये बैलेंसिंग फिगर आप यहां पे भी डाल सकते हो, 6500। दो तरीके हैं, या तो हर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली आप फिगर निकाल सको, या फिर ये तरीका। मुझे ये इजी लगता है तो इस वजह से मैं ये इजी वे फॉलो करता हूं। एमसीक्यू में तो देखो इसमें भी ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला, सीधी सी बात है। आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है तो टाइम थोड़ी ना लगेगा, कैसे भी करो, मतलब आंसर 18,500 आना चाहिए, सीधी सी बात है। और इसको मैं इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि इसमें क्या है, अपना पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मेट एप्लीकेशन हो जाता है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5, और इस फॉर्मेट को फॉलो करवाने के पीछे पर्पस ये भी है कि इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिए थे आंसर में, वो ये वाला पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था। तो कहीं ना कहीं हम भी क्या है, कोशिश ये करते हैं कि भाई जो एग्जामिनर चाहता है वही फॉर्मेट माइंड में हो, ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि वो वाला तरीका आप करके आओगे, एग्जामिनर गलत इन एनी केस नहीं करने वाला। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5, और इसको आप कॉपी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। और क्या तरीका है बता? ठीक है, वो तो ठीक है, 12,000 आ गया। कर दे, कहाँ से आएगा आंसर? क्या करना चाह रहे हैं तुम बता? हाँ क्या 2500? 2500 कहाँ है? क्लोजिंग है, क्लोजिंग है 6500। अच्छा नेट फिगर कर रहा है, एडजस्ट कर दे। हाँ तो हाँ। क्या क्वार्टर 1 का दो? तो दोबारा क्यों ले लेगा? दोबारा लेने के पीछे पर्पस, लॉजिक बता मेरे को। ऐसे तो आंसर तो देख आने को, आंसर तो तू ऐसे ही बोल देगा कि सर 18,000 का 2/3 ले लिया, 12,000 6.5 में ऐड कर देता हूँ, 18,500 आ गया। तो ऐसे थोड़ी ना निकालना है, तो 18,500 पे पहुंचना टारगेट थोड़ी ना है। एक लॉजिक भी तो बता कि भाई तूने ये निकाल के प्लस ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, वापस ओपनिंग क्यों लेना चाह रहा है? अगर कोई तीसरा तरीका है तो बता मुझे, क्योंकि मैं तो हमेशा जानना चाहता हूँ कि भाई और कोई वे अगर बच्चे के माइंड में है तो पता चलना चाहिए अपने को।
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर एग्जामिनर सिलेक्ट करता है कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे बजट में से पूछना है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, वो कहेगा भाई हर क्वार्टर का मुझे प्रोडक्शन कैलकुलेट करके दो। तो अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन में क्या होगा, पूरी प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। आपको कम से कम 8 से 10 मिनट आराम से इस क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए लग जाने हैं। और 5 नंबर मतलब 9 मिनट, 5 इंटू 1.8 9 मिनट लगते हैं। तो 5 नंबर की वेटेज है इस क्वेश्चन की। डन है सबका, चलूं आगे। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये अपने सिलेबस में भी आया हुआ है, सीए में भी मई 2012 में, बट साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग का एक पॉइंट है छोटा सा, वो ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने कराया है वो सीएस वालों के आया हुआ है, क्योंकि सीएस वालों के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। बट कहीं ना कहीं देखो इसकी वेटेज 1 नंबर की थी उनके, ठीक है। अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन की वेटेज 5 नंबर की थी। फर्क क्या है, केवल एक छोटे से पॉइंट का एडिशन है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास सिमिलर, इसकी फोटो लेना चाहते हो ले लो, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर ले हम, थोड़ा क्लैरिटी क्या हो जाती है, ज्यादा आ जाती है। सेल्स, कौन सी सेल्स बेटा? सेल्स वैसे तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैंने वैसे तो कोई सेल्स निकाली नहीं बेटा इस क्वेश्चन में है? नहीं, ये पूछ रही है कि सेल्स कैसे निकाली है। अच्छा वो पूछ रही होगी, ये जानना चाह रहे होंगे बेटा। 61,500 जो है ना, ये चारों क्वार्टर का टोटल है बेटा। ये एक्चुअल में हर क्वार्टर की जो सेल है, तो हम पूरे साल की सेल ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको आप ऐड कर लोगे चारों को, तो आपको पूरे साल की सेल्स पता चल जाएगी। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा आपका, बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा जैसे आप क्वेश्चन को कर रहे थे, केवल और केवल फिगर्स में चेंज आएगा। तो देखो प्रोडक्शन बजट की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन बजट में ये 2 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। पहली तो जो टोटली फॉर्मेट बेस्ड जाएगी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक टोटल रिक्वायरमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन, अगर कोई डिफेक्टिव यूनिट है तो वो ऐड करके टोटल प्रोडक्शन आप कैलकुलेट कर दो। दूसरी वैरायटी ये है कि क्वेश्चन आपको अपना कस्टमरली शेड्यूल बताएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब हम कस्टमरली शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जाके हम फंस जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में बिल्कुल सेम सिचुएशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे साल का प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर में जो लास्ट क्वार्टर होता है उसका प्रोडक्शन हमें पता चल जाता है। इसके बाद देखो, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, से एग्जांपल मैं इसी को पिक करूं कि सर हमें पता चल गया 64,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, नेक्स्ट मंथ मार्च में 64,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, 64,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, रॉ मटेरियल टोटलिटी में कितना कंज्यूम होगा क्वांटिटी टर्म्स में? 12,800, 1 लाख। क्यों 5 kg बोला है मैंने? 3,20,000 kg। ये कुछ नहीं है, ये आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट है। सिंपल अगर मैं कहूं, जब हमारे पास प्रोडक्शन बजट आ जाता है, तो अगर हमें उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना हो, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है
कि सर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बजट की अगर मैं बात करूं तो दिस बजट इंडिकेट्स द मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। सर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी। इसका मतलब अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को अभी देखा हो प्रोडक्शन बजट के, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, सर प्रोडक्शन बजट जो है वो सेल्स बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको सेल बजट बताया जाएगा तभी तो मैं प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस चलता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है सबसे पहले सेल्स बजट बनाती है। हालांकि मैंने सेल बजट आपको नहीं करवाया, पहले सेल बजट मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन सेल बजट बनाती है, उस सेल के बेसिस पे प्रोडक्शन डिसाइड कर लेती है, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाती है। सर ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट जो है वो क्वांटिटी में बनेगा, अमाउंट में बनेगा, कैसे बनेगा? तो दिस बजट इज प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। ये बजट आपको बताएगा कि अगर मुझे 64,000 यूनिट बनानी है तो उसको बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगी। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, सर दो कॉलम लेने हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी रखनी है और उस प्रोडक्शन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, कि सर प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की क्वांटिटी पता चल जाएगी। हेडिंग पुट करो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, पहले ये 2 लाइन कॉपी करो। डन, ये फॉर्मेट कॉपी कर लो।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, you are producing an alloy. Production of 1 ton of alloy requires 1.5 tons iron and 0.5 ton of zinc. दो तरीके के मटेरियल है यहां पे. कहते हैं आपको 1 टन अलॉय प्रोड्यूस करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ेगी 0.5 टन की और आयरन की जरूरत पड़ेगी 1.5 टन की. पॉसिबल है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो तरीके के मटेरियल लगे. द प्रोड्यूसर प्लान्स टू सेल 50,000 टन ऑफ अलॉयज ड्यूरिंग द ईयर 2012. 50,000 टन तो हमें सेल करना है, तो अपने को सेल पता चल गई. प्रिपेयर मटेरियल कंजम्पशन बजट, मटेरियल का कंजम्पशन बजट बनाना है फॉर द ईयर 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग. और हमें कहीं ना कहीं क्लियर है कि सर मटेरियल का जो कंजम्पशन बजट है वो प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है. बैलेंसेस गिवन है हमारे पास एज ऑन जनवरी 1 2012, मतलब ओपनिंग स्टॉक. अलॉय का ओपनिंग स्टॉक है 6,000 टन और बैलेंस है एज ए डिजायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2012, मतलब क्लोजिंग स्टॉक. ये भी अलॉय का क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 टन. तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए सर मटेरियल कंजम्पशन बजट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बजट. तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है सर प्रोडक्शन कितना करना है, और प्रोडक्शन का फॉर्मेट है सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. सेल गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है. तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करवा दो मुझे प्रोडक्शन बजट 49 ये आपका प्रोडक्शन बजट है. दो कॉलम में आप प्रोडक्शन बजट बनाओगे. पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, क्वांटिटी यहां पे टन्स में है तो मैंने टन्स यहां पे लिख दिया. सबसे पहले तो क्लोज सेल्स. सर सेल करना है 50,000 टन्स. ऐड करते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज 5,000 टन्स. तो सर अपने को टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो होगी 55,000 टन्स की. माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 6,000. तो सर 49,000 टन जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है. 49,000 टन हमें प्रोड्यूस करना है. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब क्वेश्चन एक आप बता दो कितना कितना मटेरियल लगेगा. तो दो तरीके के मटेरियल है तो कॉलम लेने पड़ेंगे अपने को 3, पर्टिकुलर्स के अलावा 2 और टोटलिटी में 3. पर्टिकुलर्स सर मटेरियल दो तरीके के हैं, दोनों मटेरियल के नाम मेंशन कर दिए, आयरन और जिंक. कई बार बच्चा कहता है सर ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन में क्या मुझे ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में देनी जरूरी है? आंसर इज नो. ना, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट फॉलो करना है, बट रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट जो है उसमें इस तरीके से ये कॉलम वाइज वगैरह बना के प्रेजेंट करने की ऐसा कोई डिमांड नहीं है. आप सिंपल भी क्या कर सकते हो, कंजम्पशन बजट की हेडिंग डाल के आयरन इज इक्वल टू जो भी क्वांटिटी है 49,000 मल्टीप्लाई बाई, और नीचे जिंक इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन दिखा सकते हो, अलाउड है. प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी? सर देखो प्रोडक्शन तो मुझे 49,000 टन का करना है, दोनों में ही 49,000 ही लिखा जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन तो 49 का ही है. हाँ, आयरन कितना लगेगा 1 टन फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए? 1.5 और जिंक लगेगा 0.5. तो सिंपली आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी 73,500 एंड 24,500. डन है.
तो देखो आज की क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। सिंपली अगर मैं कहूं सर बजट क्या होता है, बजट मतलब एस्टिमेशन। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, सर जो एस्टिमेशन किया है उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके जो भी डेविएशन उस पे जो एक्शन लेने की ये जो टेक्निक है, बस इसको नाम दिया गया है बजटरी कंट्रोल टेक्निक। सर बजट कितने तरीके के होते हैं, तो बजट की मैं बात करूं 4 ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है। पहली, दूसरी फंक्शनल, तीसरी टाइम के बेसिस पे, और चौथा मास्टर बजट। मास्टर बजट एक सिंगल बजट है। कैपेसिटी के बेसिस पे आप बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वन इज फिक्स्ड, वन इज फ्लेक्सिबल। टाइम के बेसिस पे 3 पार्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और फंक्शन के बेसिस पे सर सेल्स बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हो सकता है, रॉ मटेरियल परचेज बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हो सकता है। ये बजट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें से आज हमने 2 सिंपल बजट डिस्कस किए हैं। पहला है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का सर एक फॉर्मेट है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टोटल रिक्वायरमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन। अगर कोई डिफेक्टिव है वो ऐड कर दोगे, टोटल प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको कस्टमरली प्रोडक्शन शेड्यूल भी गिवन हो सकता है, तो उसमें किस तरीके से एप्लीकेशन करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आपको एक बार प्रोडक्शन क्वांटिटी पता चल जाए तो उसमें 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, उससे मल्टीप्लाई करके आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, वो ट्राई करके आओ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।